Hello friends, welcome to another session of our PYQ discussion. We are covering 30 years PYQ of polity and this is the lecture number 14. In this DMP series, we cover detailed solution of every question and हम elimination tricks भी सीखते हैं, aptitude development भी करते हैं, how to solve the MCQs and whatever traps and hacks जो भी एग्जामिनर के द्वारा सेट किए जाते हैं ना उनको भी हम फाइंड करते हैं और इजी तरीके से हम अपना क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 14 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 13 लेक्चर कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन on the constitutional validity of the election commission decision on deferring the Gujarat Assembly election in the year 2002। अब ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ आर्टिकल यहाँ पर फाइंड करना है। इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट्स का ओपिनियन ले सकता है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल में 143 में मेंशन है। ठीक है, बस यही हमें सिर्फ ध्यान रखना है। और ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए हमें ज़्यादा इसका एनालाइज करना नहीं है, बस हमें थोड़ा अपनी नॉलेज को करने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो हम उसको ईजिली कर पाएँ। अब इसमें ऑप्शन में आर्टिकल 142 दिया हुआ है, 144 भी दिया हुआ है और 145 भी दिया हुआ है। तो मुझे बताइए कि 142 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 142। देखिए जब हम बात करते हैं ना आर्टिकल 142, तो ये कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है। कंप्लीट जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर को पास कर सकता है। ठीक है, अब किसी केस में उसे कंप्लीट जस्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है तब, तो किसी भी ऑर्डर को वो पास कर सकता है। तो इसमें मेंशन है कंप्लीट जस्टिस। नाउ आर्टिकल 144, इसमें क्या मेंशन है? इसमें बोला जाता है कि जितने भी अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? ऑल द अथॉरिटीज इन इंडिया असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड डेसिडीज। जो भी अथॉरिटीज हैं इंडिया में, जो भी अथॉरिटीज हैं हमारे इंडिया में, वो क्या करेंगी? असिस्ट करेंगी ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। असिस्ट करेंगी इम्प्लीमेंटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ओके, एंड 145 किससे मेंशन है? इसमें बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल्स फ्रेम करेगा फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। कि सुप्रीम कोर्ट खुद फ्रेम करेगा रूल्स, और किस लिए करेगा? फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये इसमें दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो बस हमें इतना एनालाइज में करना था। 2003 का ये क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, फिर वो फॉर्मूला जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स टू स्टेट पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड इनटू 100। अब यहाँ पर 100 दिया हुआ है, लेकिन हमने जो कल डिस्कस किया था वो शायद लास्ट सेशन में था। देखते हैं उसे एक बार। हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था ना फॉर्मूले से रिलेटेड। ये हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या हमने डिस्कस किया था कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर। तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं।
इसमें देखिए आप, इसमें क्या मेंशन है कि यहाँ पर इंटू 100 दिया हुआ है, और जबकि हमारे फॉर्मूले में क्या था 1000, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर होगा रोंग। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो ना यहाँ पर वैल्यू होती 1/1000, तब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। सेकंड, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ये भी हमने कल देखा था, और ये इसे भी देख लेते हैं। कल ये भी डिस्कस किया था हमने, यहाँ पर डिस्कस किया था ना एमपीज, एमपी से रिलेटेड भी कल डिस्कस किया था। शायद वो इसमें नहीं था, उससे पहले सेशन में था। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या था इसमें भाई, एमपी की वैल्यू हमें निकाल ली। तो क्या होता है इसमें एमपी की वैल्यू में कि जितने भी इलेक्टेड, जो भी मतलब वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ये दिया हुआ है बस। तो ये हमारा राइट है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट है। थर्ड देखते हैं, देयर आर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शंस। अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, ये क्वेश्चन कब का है 2003 का। तो उस टाइम पर ये इतना ध्यान में दीजिए, ऐसी फैक्चुअल चीज़ तो पूछता भी नहीं है यूपीएससी। और ये बेसिकली यहाँ पर 5000 नहीं था, ये कितना था बस यहाँ पर नोट कर लीजिए, 4826, इतने यहाँ पर इलेक्टर्स थे, इतने मेंबर्स थे। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग, ऑप्शन हमारा बी। अब इसमें ऐसा कोई एलिमिनेशन ट्रिक नहीं लगेगी, ये कंप्लीट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें इतना अपना लॉजिक एलिमिनेशन ये सारा अप्लाई नहीं करना है, सारे क्वेश्चन हमें एलिमिनेशन से नहीं करना है, अपनी नॉलेज को भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एवरी इलेक्टेड member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing population of the state by the total number of elected members of the assembly। ये वही पूछ रहा है ना, एमएलए की वैल्यू अभी हमने देखी थी, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, तो वही एमएलए की वैल्यू यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। ठीक है, तो इसमें एमएलए की वैल्यू, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि एट प्रेजेंट 1997 का ये क्वेश्चन था, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था जो पॉपुलेशन यहाँ पर हम स्टेट की लेंगे, तो इस पॉपुलेशन को कौन सी सेंसस से असर्टेन किया जाएगा, किस सेंसस के बेसिस पर इस पॉपुलेशन को लिया जाएगा। तो इसका आंसर था 1971, इस पॉपुलेशन के हिसाब से इसको लिया जाएगा। बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is part of the electoral college for president but not the forum for his impeachment। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल लगा सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दो में कंफ्यूजन है। ये तो इलेक्शन में भी और इम्पीचमेंट में भी दोनों में भाग लेते हैं, इसके मेंबर दो, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का तो पार्ट रहे वो, लेकिन इम्पीचमेंट का ना हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑप्शन इस आंसर में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज में भी पार्ट नहीं लेता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर होगा रॉन्ग। और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेता है। अच्छा मुझे बताइए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है। सबसे पहले इलेक्शन की बात, इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है, बोथ हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस,
प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली और इंक्लूडिंग यहाँ पर दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन में यहाँ पर तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट ले रहे हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में ये नहीं लेते, समझ गए। इम्पीचमेंट में ये पार्ट नहीं लेते। इम्पीचमेंट में क्या होता है कि सिर्फ जो दोनों हाउस के मेंबर हैं वो पार्ट लेते हैं। ठीक है, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव के यहाँ पर मेंबर इम्पीच में पार्ट नहीं लेते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और ये किस में मेंशन है कि इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव ये पार्ट नहीं लेते, ये मेंशन है हमारा आर्टिकल 61 में मेंशन। ठीक है, उसमें आर्टिकल 61 में दिया हुआ है कि जब भी हमें इम्पीचमेंट करना होगा प्रेसिडेंट का तो 14 डेज का रिटन नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को, जिसमें कि 1/4 के द्वारा वो साइन किया जाएगा, 1/4 मेंबर्स के द्वारा। इसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा 2/3 मेजोरिटी से ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, उसके बाद में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। समझ गए, ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा आर नॉट members of the state or are not members of that house. Second, while the nominated members of the two houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. कि भाई जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दोनों हाउस के पार्लियामेंट के, उनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तब वो वोट कर सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ये स्टेटमेंट जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस। देखिए चेयरमैन जो होता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, प्लस ये वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। तो चेयरमैन ये तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ये तो पार्ट नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है ये मेंबर होता है राज्यसभा का। जो डिप्टी चेयरमैन है ये मेंबर होता है राज्यसभा का। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों नहीं होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, और आंसर हमारा आ गया ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसमें बस हमें लिखना था। अब इसमें ऐसा कोई वैल्यू एडिशन का तो है नहीं जो हम इसमें ऐड किया जाए, इसलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब मैं बात की थी मैंने एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 64 में ये मेंशन है। ठीक है, बेसिकली जो डिप्टी चेयरमैन होता है ना वो राज्यसभा के मेंबर्स में ही इलेक्ट किया जाता है, मतलब राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें से ही एक मेंबर्स को डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी एंड शंकर दयाल शर्मा। इसमें बताइए कि कौन वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। देखिए कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तब ये क्वेश्चन सही हो सकता है, वरना तो इसमें कोई ऐसा एलिमिनेशन शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इसमें कुछ काम नहीं करती। समझिए, चलो देखिए इसमें फर्स्ट एक तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 4 शंकर दयाल शर्मा, ये इसके करेक्ट आंसर है। ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो दो मेंशन है हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, ये प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये भी नीलम संजीवा रेड्डी ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी कम्प्लीटली फैक्चुअल था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन में
हमें एटलीस्ट क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को देख करके कि एक मोटा माटी हमें पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे और प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो एक बार लिस्ट हमने देखी होगी तो हम इजीली थोड़ा सा आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अब वाइस प्रेसिडेंट से एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द। जब भी इस ऐसा क्वेश्चन आए कि रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूविंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उसका जो रिमूवल है, जो रेजोल्यूशन है, उससे ओनली राज्यसभा में पास हो सकता है, ओनली राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है। और ये आर्टिकल 67 क्लोज बी में मेंशन है। ठीक है, क्या मेंशन है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से एक रेजोल्यूशन के द्वारा और बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल करंट मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ ऑल करंट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन हमारा इसमें नहीं हो सकता लोकसभा में, और इससे के लिए हमें 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, इम्पीचमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को हमें देना पड़ेगा ताकि उसे सफिशिएंट टाइम मिल सके और कंसीडर कर सके वो किसी भी एक्शन को लेकर के। अब क्वेश्चन है यहाँ पर 8, ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो अब हमारा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर पूरा हुआ, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर से फर्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में ये पूछा गया था। प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ्स। ये बोल रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है पार्लियामेंट का, तो उसको ये आवश्यकता नहीं है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हो जब उसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट उसको मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का 6 मंथ के अंदर। तो यही तो हम पढ़ते हैं ना लक्ष्मीकांत में, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ए है। समझ गए, उसको मतलब 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस की, या तो फिर लोकसभा की या फिर राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी होगी। समझ गए, तो इसका राइट आंसर है ए। अब देखिए सेकंड, नीड नॉट नेसेसरली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पर ऊपर बोल रहा था कि वन ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस का, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि लोकसभा का उसको मेंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। यहाँ पर किसी भी हाउस का वो हो सकता है। मस्ट बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस, क्या अगर हम प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो वो मेंबर होना ही चाहिए अपॉइंटमेंट होने से पहले भी, ऐसा बोल रहा है ये गलत है। मस्ट बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये भी गलत है। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। With reference to the union government, consider the following statement. The ministries and departments of the government of India are created by the Prime Minister on the advice of the Cabinet Secretary. भाई मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स बनाना है, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी है, तो क्या इसमें ये कैबिनेट सेक्रेटरी की एडवाइस पर बनती है? ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि जब भी देखो प्रेसिडेंट हमारा अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और इसीलिए जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। और किसकी एडवाइस पर किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। कैबिनेट सेक्रेटरी का तो कोई ऑफिशियल रोल ही नहीं है ना मिनिस्ट्रीज के क्रिएशन में और डिपार्टमेंट्स के क्रिएशन में, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भाई हर मिनिस्ट्रीज को एक मिनिस्टर बनाया जाएगा। क्या बोला? ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज असाइन टू ए मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत होती है, क्योंकि मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होते हैं वो उस प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही होते हैं, इसलिए बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो होता है हमारा प्रेसिडेंट, यही फॉर्मली असाइन करता है मिनिस्ट्रीज को टू द इलेक्टेड मेंबर्स। तो इसमें भी कोई वैल्यूडेशन का इतना कुछ नहीं था,
जिन क्वेश्चन में वैल्यूएशन जरूरत नहीं है वहाँ पर हमें एकदम से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इस क्वेश्चन को मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेगा तो ये रेस्पॉन्सिबल होगी किसको, किसको होगी, ओनली लोकसभा को, लोकसभा को। लेकिन मैं बात करूँगा लोकसभा तो ये होगी पूरी हमारी पार्लियामेंट को। अब इसमें क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये किससे रेस्पॉन्सिबल होगी, ओनली लोकसभा को। यहाँ राज्यसभा भी दिया इसलिए इनकरेक्ट हो गया। जब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, इन क्वेश्चंस में एक बेनिफिट ये है कि अगर आपने एक भी रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड कर लिया, आपको दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारा आंसर आया था फर्स्ट इज रॉन्ग, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में फर्स्ट इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ लेते हैं दूसरा भी। द मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, बन सकते हैं जहाँ है राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, मिनिस्टर तो बन ही सकता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और जो पॉलिटी का टेस्ट अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप क्या करिए, 2 आवर्स में उसको दीजिए, वो कंप्लीट, उसमें 100 PYQ है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर उसका सॉल्यूशन भी देखिए, जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा अभी। उसका सॉल्यूशन आपको देखना है और फिर आपका रिवीजन एक बार से अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए DMP सीरीज के साथ। धन्यवाद।